माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 2019 का जो है सॉल्व पेपर। इसमें जो है जो जिस पेपर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर डी। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो है इसको जो है ये सारे आंसर के मैं जो है अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फिर वहाँ से आप जो है क्वेश्चन बुक लेट सीरीज नंबर डी के सारे ऑप्शन को फिर से रीचेक कर सकते हैं। और ये आप देख ही रहे हो, ये ओनली जो है पोस्ट नेम इसका क्या है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड का जो प्रोडक्शन है यानी केमिकल के लिए ये ओनली ये है क्वेश्चन पेपर है। और ये बुकलेट सीरीज ही नंबर डी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उनकी तरफ, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड डी है और इसी को आपको मिलाना है। अगर आपको रीचेक फिर से करना है तो आपको इसे मिलाना है। और क्या क्या क्वेश्चन है वो अब जो है ये सारे तो आप जानते हो कि एक पूछा जाता है कि बता दिया जाता है ये होगा। बाकी हम मेन जो है क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे पहले हमारा है वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको क्या करना है कि लुक एट द वर्ड एंड फेज बिलो, रीअरेंज देम फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस में इनको क्या करना है, आपको लाना है। ये चार हैं, चारों के जो है कुछ चारों में बहुत सारे ऐसे हैं जो मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका निकलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे ऑप्शन ए कह रहा है कि ए सॉफ्ट आंसर टर्न अवे एंगर एंड सेव अस फ्रॉम मेनी अ पिटफॉल, ये भी सही है। और दूसरा कह रहा है कि ए पिटफॉल टर्न अवे एंगर एंड सेव अस फ्रॉम मेनी अ सॉफ्ट आंसर। ये जो है इधर उधर है, इनका जो करेक्ट आंसर है उसका जो है एक नंबर का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मीनिंगफुल सेंटेंस आपको दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक कह रहा है कि ये जो है पैसेज दे रखा है और कह रहा है कि पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए और जो है केयरफुली पढ़ के आपको इन 2 से लेके 5 नंबर के, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, इन सब के आंसर जो है इसी पैसेज में छुपे हैं और वो आप दीजिए। तो चलिए पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्थ इज़ द ओनली planet so far known with the suitable environment for the sustaining life. Land, water, air, plant and animal are the major component of the global environment. Population, food and energy are the three fundamental problems facing mankind. Employment, inflation, crowding and dividing resource and pollution are all due to the factor like increasing population, high standard of living, deforestation etc. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि man has been tampering with the ecosphere for a very long time and is forced to recognize the environment resource are the scarce. नेक्स्ट कह रहा है कि environment problem are really social problem. They begin with people as cause and end with people as a victim. Unplanned use of resource has resulted in the depletion of fossil fuel, pollution of air and water, deforestation which has resulted in the ecology imbalance and draining away of the nature wealth through heavy expenditure on oil and power जनरेशन। ये है, हमने इसको क्या किया, पढ़ लिया। एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, ये पैसेज दिया रहेगा और इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद जो है आंसर देना है। तो आंसर क्या कह रहा है कि वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट आर। तो आपको पहले ही हमने बताया कि ये जो 3 फंडामेंटल हैं यहाँ पे दे रखा है कि जो 3 मेजर जो है फंडामेंटल क्या क्या है हमारा। तो इसमें जो है बी वाला पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी हमारे फंडामेंटल जो है 3 प्रॉब्लम है। ठीक है,
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो कारण है वो क्या है? उस इंक्रीजिंग अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, ठीक है। तो तीसरा का जो है बी है, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, डिवाइडिंग रिसोर्स एंड पोल्यूशन, ये जो हैं इनके कारण होंगे, यानी कि इनके इम्पैक्ट एक तरह से हो सकते हैं। चौथे की बात करते हैं। चौथा उसी से पूछा गया है कि नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैविली ऑन, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारा बी सही है, यानी कि ऑयल एंड पावर जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें वही पूछ रहा है कि डिप्लेशन ऑफ फॉसिल एंड फ्यूल, pollution of air and water and deforestation will never occur in case of, तो जो है उससे अगर हमने पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये इसका सही आंसर होगा, पांचवा का डी। छठे में क्या कह रहा है कि छठा क्वेश्चन कर रहा है कि ए सेंटेंस विथ वन ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग द समथिंग हैज़ बीन ओमिटेड, चूज द वर्ड द बेस्ट फिट फॉर ब्लैंक, यानी कि खाली जगह पे हम ऐसा सेंटेंस भरें जिससे एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, यानी कि बहुत एक तरह से मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बने, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोलेजिकल डिस्कशन आई होप टू, इसमें खाली स्थान दिया माई कॉलेजियस दैट पर्डन इन अ राइट एंड जस्ट डिसीजन, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो चारों में से जो है इसका सही आंसर है जो छठा का डी, यानी कि कन्विंस, यानी कि ड्यूरिंग द कॉलेजिकल डिस्कशन आई होप टू कन्विंस माई जो कॉलेजी दैट पर्डन इज़ द राइट एंड जस्ट डिसीजन, ठीक है। तो 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 कह रहा है कि ए सेंटेंस विथ 2 ब्लैंक आर गिवन फॉलो बाय द 4 अल्टरनेटिव विथ 2 वर्ड इन ईच आर गिवन, चूज अपोर्सिएटेड ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। इसमें कह रहा है कि एज द बॉल फेल शॉर्ट फ्रॉम मिड एंड द बैटमैन क्विकली, तो इनमें से दो सेंटेंस 2 जगह खाली है, तो इसमें से कह रहा है कि इनमें से 2 कौन से ऑप्शन हैं जिनको अगर भर दिया जाए तो एकदम करेक्ट मीनिंग बन जाएगी। तो इसका जो है 7वां का हमारा बी सही है, यानी कि डक्ड पहले में तो डक्ड आएगा, एज अ फॉल एज द बॉल फेल शॉर्ट फ्रॉम द मिड एंड द बैट्समैन क्विकली, तो ये क्या होगा डक्ड, उसके बाद हिज हेड टू, उसके बाद जो है एब्सटेन गेटिंग हिट फ्रॉम द बाउंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। 8वां कह रहा है कि इसमें जो है फाइंड द एंटोनिम, यानी कि इसमें विलोम शब्द आपको ढूंढना है एंटोनिम। तो एंटोनिम दे रखा है रिफ्यूट। रिफ्यूट क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्यूट का मतलब होता है कि झूठा, तो झूठी बात या जो जिस पे जो है अविश्वास है, यानी कि अविश्वसनीय है, तो अविश्वसनीय का विश्वसनीय हो जाएगा, यानी कंफर्म होगा, तो इसका 8वां का क्या हो जाएगा बी, और 8वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। 9वीं की बात करते हैं। तो 9वां में पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची। तो ये कह रहा है कि मोंटिकुल मतलब होता है कि छोटी पहाड़ी, तो छोटी पहाड़ी का एक तरह से इसने दे ही रखा है ए स्मॉल हिल, यानी कि 9वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। 10 कह रहा है कि फाइंड द मीनिंग आइटम्स एंड फिर, यानी कि ही इज फीडस अचेटस, यानी कि इसका 10वां का क्या कह रहा है कि जो है वो जो है एक तरह से ये एक आइटम्स है और जिसका एक फेथफुल फ्रेंड होगा, यानी कि हर सिचुएशन में साथ देने वाले को हम एक फेथफुल फ्रेंड कह सकते हैं। 10वां का जो है सी सही है। उसके बाद 11 पे आते हैं। 11वां हमारा ये कह रहा है दोस्तों, 11 हमारा कह रहा है कि इसमें से जो एरर है, यानी कि 4 सेंटेंसों के पार्ट दे रखे हैं और इनमें से बोल रहा है कि जहाँ पे एरर है वो सेंटेंस आपको चूज करना है, और जहाँ अगर एरर है ही नहीं तो वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो एरर क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है हमारा जो है इसका ए हमारा क्या है,
थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बियर विथ द हेल्थ कंडीशन ऑफ नेशन, यानी कि ए हमारा जो है गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा, और बाकी सब क्या है, करेक्ट है। तो ये ऐसे सेंटेंस दे देगा और उसके पार्ट दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन जो इनमें से जो गलत है वहाँ पे उसे आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर गलत नहीं है तो वहाँ पे नो एरर का चूज करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, चूज करेंगे क्योंकि वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे वो कहते हैं ना कि जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका वर्ड एक वर्ड है मांसाहारी, तो वैसे ही। तो ये कह रहा है कि अ फुनेरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ माउनर्स। तो कह रहा है कि नंबर्स ऑफ माउनर्स, यानी कि बहुत लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे जुलूस कहेंगे, जुलूस, यानी कि जब जुलूस निकलता है तो उसमें नंबर ऑफ पीपल जो है फॉलो अप करते हैं, मतलब साथ रहते हैं जो भी है, तो वो हमारा जुलूस को इंग्लिश में कहते हैं कॉटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें करा है फाइंड द एक्टिव पैसिव ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव पैसिव, यानी कि जो है इसमें जो है एक्टिव दे रखा है कि द वेडिंग प्लानर इज मेक ऑल द रिजर्वेशन, ठीक है। तो उसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा हमारा 13 का, तो 13 का हमारा डी सही है इसका, कि ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द वेडिंग प्लानर, ठीक है। यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ सकता है। उसके बाद जो है हमारा 14 हमारा जनरल नॉलेज है। तो इसमें कह रहा है कि इसको हिंदी वाले से अच्छे से समझ में आएगा कि सम्राट अशोक की एकमात्र पत्थर का उत्कीर्ण की गई प्रतिमा कहाँ मिली है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, कनक हल्ली, यानी कि 14 का जो है सी सही है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो 15 का जो है ए सही है, वाराणसी में किया गया। 16वां कह रहा है कि विश्व सड़क यातायात पीड़ितों का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 का हमारा बी सही है, यानी कि 17 नवंबर 2019 को मनाया जाता है, उस समय मनाया गया था। उसके अलावा जो है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो 17 का हमारा बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। 18 का रहा तिलैया डैम किस राज्य में है, तो 18 का सी, यानी कि झारखंड राज्य में है। 19 कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो 19 का हमारा सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 20वां की बात करते हैं। तो 20वां में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो जो है 20वां का ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी अनुसूचीय क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो 20वां का जो है 20वां का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 21 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में से किस राज्य को बोलैसिस बेसिन का नाम से जाना जाता है, तो हमारा 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है मिजोरम है। 22 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता, तो पर्यावरण दिवस, यानी कि 5 जून को ये मनाया जाता है, और ये अक्टूबर में बाकी सारे मनाए जाते हैं। 23वां कह रहा है कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया किसका सूक्ष्मजीवी कौन सा है, तो ये जो है 23 का जो है हमारा एक तरह से प्रोटोजोआ, यानी कि 23 का हमारा सी प्रोटोजोआ श्रेणी का है। बाकी जो इंग्लिश में समझते हैं दोस्तों, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं एक बार इसमें दिखा दूं कि कैसे है। तो ये आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये इंग्लिश में 14 और 15, उसके बाद 16, उसके बाद जो है ये 17वां क्वेश्चन, उसके बाद 18वां क्वेश्चन, उसके बाद जो है 19वां ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये 20वां है, उसके बाद 21, 22 और
23, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाद में जो है ये कुछ लोगों का कमेंट आता है कि हिंदी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीजिए। वो 24वें की बात करते हैं तो 24वें में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचला स्तर कौन सा है, ठीक है। तो 24 का बी हमारा सही है, ट्रोपोस्फेयर। और ये जो है 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 की बात करते हैं तो 25 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हमारा 25 का ऑप्शन नंबर डी है, 1861, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 की बात करते हैं तो द स्टेट ऑफ द नेशन के लेखक कौन है। तो ये जो है 26 का हमारा क्या है दोस्तों, बी सही है, फली सैम नरीमन, ठीक है 26 का। फिर जो है 27वें की बात करते हैं तो 27वें में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कम्युनिकेशन शब्द में पहले एवं दूसरे, तीसरे और चौथे, पाँचवें और छठे ऐसे इसी क्रम में सभी अक्षरों को बदल दिया जाए तो दाहिने से आरंभ करते हुए 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में जो है आप जो है इसको सॉल्व कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है 27 का सी यानी कि एन है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। हिंदी में फिर इस 28 की देखते हैं तो 28 करा कि ए की तुलना में बी की आयु दुगुनी है लेकिन एफ की आधी है, सी की आयु ए की आधी है पर डी की आयु से दुगनी है। इन सभी में आयु के घटते क्रम में रखने पर दूसरा स्थान पे कौन होगा। तो यह है 28 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी होगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 29। ये 29 क्वेश्चन पे देखते हैं। 29 हमारा क्या कह रहा है। 29 में हमारा कह रहा है कि एक घड़ी चलते हुए प्रति घंटा 5 मिनट आगे हो जाती है तब सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण को तय करेगी। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कि 360.5 डिग्री का, ठीक है। इसे 29 को इंग्लिश में भी देख लीजिए। 30वें की बात करते हैं। 30वां कह रहा है कि श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपने विवाह की वर्षगांठ मनाई। भविष्य में वे अपने विवाह की वर्षगांठ को इस दिन कब मनाएंगी। तो 30वां का और जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 30 सितंबर 2003 में, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए 30 को। 31 को देखते हैं तो इसमें कह रहा है एक इक्वेशन दे रखा है उसके इक्वल 38 कह रहा है। तो वहाँ पे जो है कह रहा है कि एक ही नंबर को अदला बदली करके ये जो है सही इक्वेशन प्राप्त करना है आपको। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो 31 का जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जो है 32 से 35 तक जो है एक तरह से ये जो एक तरह से व्यवस्था क्रम का क्वेश्चन है यानी कि 32 से 35 तक का जो है आपको सीटिंग जो है सीटिंग का ये है व्यवस्था क्रम का है। और इसमें पूछा है कि 6 व्यक्तियों का एक समूह ए बी सी डी और एफ जो है गोल मेज के चारों ओर बैठा है। इस समूह में 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। दोनों महिलाओं का विवाह उसी समूह के 2 पुरुषों के साथ हुआ, शेष 2 पुरुष अविवाहित हैं। ए जो कि एक महिला है वह एक अविवाहित पुरुष एफ के सामने बैठी है। उसका पति उसके दोनों हाथों की ओर में से एक किसी भी तरफ नहीं बैठा है, ठीक है। एक अन्य महिला उसके पति डी के सामने बैठा है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के अलग बलग नहीं बैठी हैं। दोनों महिलाओं को तुरंत ही दाहिनी तरफ एक अविवाहित बैठा है। सी की वैवाहिक स्थिति वही है जो एफ की है, जबकि बी 2 पुत्रों का पिता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन ये दे देगा यानी कि इसको अच्छे से आपको एक बार पढ़ना यहाँ तक है, ठीक है। इतना आपको एक साथ पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीटिंग अरेंज करना है। और जब आपकी सीटिंग अरेंज हो जाए उसके बाद आपको जो है आंसर देना है। तो 32 जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज़ द अदर फीमेल इन अ ग्रुप यानी कि उस समूह की दूसरी महिला कौन सी है। तो 32 का जो है ऑप्शन नंबर अगर सीटिंग अरेंज आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 32 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई वाला आएगा।
उसके बाद कह रहा है दोनों पतियों के बीच कितनी महिलाएं बैठी हैं, तो 33 का हमारा जो है बी होगा, यानी कि एक भी नहीं, नन। ठीक है। 34 की बात करते हैं। 34 कह रहा है कि घड़ी की दिशा में यदि पति से प्रारंभ करें तो और उसके पति के बीच में कितने अविवाहित बैठे हैं। ठीक है, तो इसका 34 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 होगा। 35 की बात करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प का सही जोड़े को दर्शा रहा है, तो ये इसमें जो है 35 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईडी और ए बी ये सही जोड़ा बता रहा है। उसके बाद जो है ये दे रखा है रेशियो का जो है एक तरह से रीजनिंग का है कि एफ का जो है जैसे 216 से संबंध है वैसे एल का इनमें से कितने का संबंध है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। उसके बाद 37 की बात करें तो जिस तरह कह रहा है कि माउस का जो संबंध है वो KPSTC से, तो वैसे लाइट का कैसे होगा, तो इसका जो है 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कि JJEIR। उसके बाद जो 38 की कह रहा है, 38 कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन वाली वर्ड को आपको सही चुनना है। ठीक है, तो इसमें से 38 का जो सबसे सटीक बैठेगा वो है 38 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 बैठेगा। 39 में जो है नाव और धारा का पूछ रखा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में बहते हुए 2 बंदरगाहों के बीच दूरी को 4 घंटे में पूरा करता है, जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को 5 घंटे में पूरा करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ठहरे हुए जल में स्टीमर की गति क्या होती है। तो ये जो है मैथ का है, एप्टीट्यूड मैथ का, और इसका जो है मैं राइट आंसर बता दूं 39 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 18 किलोमीटर पर घंटा। और 40 की बात करते हैं तो कह रहा है कि एक पुरुष और एक लड़का दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में पुरुष अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। यदि लड़का अकेले काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 40 का हमारा डी सही है यानी कि 36 दिनों में। 41 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि गणित में 28 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं और औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो जाती है। जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है तो उनके प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है, तो 41 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए है यानी कि 37.5। 42 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 75% मतदाता जो है मतदान करते हैं, जिनमें 2% मतदाता अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं जो मान्य मतदाता का 75% है। चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो इसका 42 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही है यानी कि 16,842 का सी। 43 की बात करते हैं तो 43 का है ABC को जो है एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 ठीक है रुपए का निवेश किया। साल के अंत में उन्हें 3,500 रुपये का लाभ हुआ, तो बी को जो है लाभ का कितना हिस्सा मिला। ठीक है, तो एक तरह से हमारा जो है 43 का ऑप्शन जो है 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1,700 रुपये होंगे। उसके बाद 44 कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 400 रुपये जमा करता है, 4 वर्षों के लिए 550 रुपये जमा करता है और 1,200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा करता है। साधारण ब्याज के तौर पर उसे 1,020 रुपये मिले तो ब्याज का वार्षिक प्रतिशत क्या है, तो 44 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10% है। 45 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार 2 प्रजातियों की चाय को जिनका मूल्य 18 रुपये प्रति किलो और 13 रुपये प्रति किलो है 7 रेशियो के अनुपात में मिला देते हैं, वह मिश्रित चाय को 18.15 रुपये प्रति किलो के अनुपात में बेचता है, तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी है 10%। 46 की बात करते हैं तो कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे सभी कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 46 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है यानी कि 16। 47 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है एक बच्चे ने किसी एक नंबर को 12 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से उस नंबर को 21 से गुणा कर दिया,
तो सही जो है कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अंक अधिक आया, तो वो नंबर क्या था? तो 47 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है, यानी कि 7। 48 का कह रहा है कि इस इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन दे रखा है कड़ी में जो है 92 16 प्लस कड़ी में 12,544, तो इसको कह रहा है कि जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इनमें से कोई नहीं आएगी। 49 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है 24 बच्चों और उनके एक शिक्षक की आयु का औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल लिया जाए तो औसत आयु में से 1 वर्ष की गिरावट आती है, तो शिक्षक की आयु क्या है? तो हमारा 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 39, एक व्यक्ति ने 450 रुपये की दर से 5 शर्ट, 750 रुपये की दर से 4 पतलून और 750 रुपये की दर से 12 जोड़ी जूते खरीदे। प्रति वस्तु पर औसतन कितना वह खर्च किया? ठीक है। तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 678.50 रुपये। दोस्तों इसका जो है आप सारे सॉल्व करना, और जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको सॉल्व करके हम बता देंगे। और क्वेश्चन देखने का मतलब यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको तैयारी करके जाना है और जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 50 क्वेश्चन हो गया, तो उसमें जो है हमारा जो है एप्टीट्यूड मतलब इंग्लिश ग्रामर आया था, रीजनिंग आई थी, मैथ आया था, जीके आया था, और एक तरह से कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें जो है ओनली जो है आपका जो टेक्निकल रहेगा, यानी कि जो है अगर केमिकल्स हैं तो केमिकल की पूरी जो है बुक का जो है 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जो भी है वो रहेगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि शेयर स्ट्रेस जो है, शेयर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग अराउंड पाइप। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि वेरी पैराबोलिक क्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो 51 का ए सही है। 52 की बात करते हैं तो नीडल वाल आर जनरली नॉट यूज फॉर, तो वेरी लार्ज डायमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 की बात करते हैं, 1 सेकेंड, ये 53 की बात करते हैं तो इसमें जो है, इसमें थोड़ी सी गलती होने पे पूरी, हाँ। अब 53 की बात करते हैं दोस्तों। 53 हमारा ये कह रहा है कि कूलिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट। अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट में जो है कूलिंग वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है? तो वो जो है कंडेंसर में भी होता है, एब्जॉर्बर में भी होता है और सेपरेटर में भी होता है। 53 का डी। 54 की बात करते हैं, इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वाटर को किस तरह यूज करते हैं? तो वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट है और लिथियम ब्रोमाइड एज ए एब्जॉर्बेंट है। 55 की बात करते हैं, द आउटपुट सिग्नल या रीडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लोमीटर। जो है मैग्नेटिक फ्लोमीटर में जो है जो रीडिंग है वो क्या किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? तो वो होती है प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की। ठीक है। उसके बाद 56 की बात करते हैं, तो 56 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। 57 की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 58 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज, तो ये कितनी है? तो 2257 kJ पर kg है। कार्नाट साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच 4 प्रोसेस। तो कार्नाट साइकिल में जो है 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और 2 जो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, यानी 59 का बी। 60 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि लंका साइड जो बॉयलर होता है वो क्या है? तो ये सभी हैं इनमें से, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है और हॉरिजेंटली बॉयलर है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही है। 61 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि वेबर नंबर, जो वेबर नंबर है वो किसका रेशियो होता है? तो ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। 61 का जो है ए सही है। 62 की बात करते हैं तो 62 हमारा कह रहा है कि द एब्जॉर्बिटी ऑफ अ ग्रे बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर तो मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन अ मटेरियल, यानी 62 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 की बात करते हैं तो स्ट्रीम लाइन एंड
इक्विपोटेंशियल लाइन इन अ फ्लो फील्ड, तो ये क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी 63 का सी सही है। 64 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री हाइड्रोजिनेशन स्टेज ऑफ ऑयल, तो इसमें से जो है न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, ब्लीचिंग और डिओड्राइजेशन, ये तीनों जो होते हैं हाइड्रोजिनेशन से पहले हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। 65 की बात करते हैं तो व्हाट आर द मेथड ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम सीड, ऑयल को सीड से प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड होता है, तो एक तो एक्सप्रेशन भी होता है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका सही है। 66 की बात करते हैं तो जो है बोडेज क्रशर आर यूज टू विच पर्पज, तो ये क्रशिंग हार्ड मटेरियल, यानी कि हार्ड मटेरियल की क्रशिंग के लिए ये जो है बोडेज क्रशर यूज किया जाता है। 67 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री टैनिंग ऑपरेशन, जो टैनिंग होती है, टैनिंग के पहले कौन सी प्रोसेस जो होती है नहीं होती है, तो एक तरह से इस पे स्प्लिटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 68 की बात करते हैं, ये कह रहा है कि द प्रोटेक्शन पावर ऑफ द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड सोल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो गोल्ड नंबर, उसे किससे गोल्ड नंबर से देखते हैं। उसके अलावा जो है द स्लोप ऑफ एन इसेंट्रोपिक इज, तो ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द आइसोट्रोपिक आइसोथर्म ऑन पीवी डायग्राम, यानी कि ग्रेटर देन होगा 69 का जो है सी। 70 की बात करते हैं द इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज विथ, तो ये डिक्रीज इन कट ऑफ, यानी 70 का ए सही है। उसके बाद 51 की बात करते हैं तो 51 कह रहा है कि द नॉर्मल स्ट्रेस इन सेम in all direction at a point in a fluid when the fluid is तो having no motion of one layer and relative to each other, यानी 71 का डी सही है। 72 की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर इज अ, तो ये है दो बोथ करंट एंड वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, 72 का जो है सी सही है। 73 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि इन एयर प्री हीटर फॉर बॉयलर हीट इज लिस्ट ट्रांसफर बाय, तो ये जो है रेडिएशन से बहुत कम होती है। 74 की बात करते हैं पावर रिक्वायर्ड फॉर एजिटेशन, एजिटेशन डिपेंड अपॉन द, तो ये सभी है, हाइट इन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, एजिटेटर टाइप, स्पीड ऑफ एजिटेशन, साइज ऑफ एजिटेशन एंड टैंक, ये ऑल ऑफ द ए बी सी सही है। ठीक है। 75 की बात करते हैं द प्रोड्यूसिंग लाइट हाइड्रोकार्बन व्हाट शुड बी द टेम्परेचर रेंज ऑफ द थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, तो उस समय जो है हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 450 से 550 के बीच में होता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू सेपरेट लार्ज साइज पार्टिकल फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम, तो सेटलिंग टैंक उसका सही ऑप्शन है। 77 की बात करते हैं विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी कि एंजाइम कैटालिस्ट रिलेटेड इसमें से क्या गलत है, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, ये गलत है। उसके अलावा 78 की बात करते हैं द लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द एडजॉर्प्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द एडजॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 79 की बात करते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज, तो ये क्या है, नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस है। 80 की बात करते हैं तो फेंसेक इक्वेशन डिटरमाइन द, तो ये जो है मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट के लिए जो है फेंसेक इक्वेशन यूज करते हैं। 81 की बात करते हैं, एक सेकेंड, 80 हो गया, 81, 81 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि इन डीसी मशीन फॉर मोर वोल्टेज यूजली वाइंडिंग इन डन इन तो वेव वेल्ड, यानी कि जब इसमें कह रहा है कि डीसी मशीन में मोर वोल्टेज अगर आपको यूजली रहता है तो उसमें वाइंडिंग किस टाइप की होती है, तो वो वेव वाइंडिंग होती है। 82 की बात करें द मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बाय आइसोलेशन द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग इज नोन है, तो स्टारविंग कहलाएंगे, उसे स्टारविंग कहलाएंगे। 83 की बात करते हैं इन सिंपल वोल्टाइल सेल जिंक प्लेट इज एमगलेट विद द मर्करी टू प्रिवेंट द लोकल एक्शन से को प्रिवेंट करने के लिए। 84 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉज फॉर ऑप्टिकल लॉसेज, तो ये है स्टेप्ड इंडेक्स ऑपरेशन। 85 की बात करते हैं फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट रिएक्शन, तो इसका क्या है,
फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लोवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विच रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो 85 का ए है। 86 की बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर दैट डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो वो है दोस्तों प्रेशर। 87 की बात करते हैं, व्हाट शुड बी मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट इन कुकर्स ड्यूरिंग प्री ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। तो जो है ये 250 डिग्री है। 88 की बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर पैराफिन। तो ये है CnH2n+2। 89 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है एनलिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ एन ऑयल इक्वी क्वालिटेटिव इंडिकेट द। तो एरोमेट कंटेंट ऑफ ऑयल, यानी एनलिंग पॉइंट से हम एरोमेटिक कंटेंट ऑफ ऑयल इंडिकेट करते हैं या उससे ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जियोलाइट शॉर्पनिंग प्रोसेस रिमूव, यानी कि जियोलाइट शॉर्पनिंग प्रोसेस से हम किस प्रकार के हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो उसमें दोनों टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। उसके बाद 91 की बात करते हैं, तो जियोलाइट यूज इन जियोलाइट शॉर्पनिंग प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ यूजेज बट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इन विट। कह रहा है कि जो जियोलाइट मेथड से हम जो हार्ड वाटर को रिमूव करते हैं, तो जब वो यूनिट एग्जॉस्ट हो जाती है तो उस समय हम किससे रीजनरेट करते हैं। तो उस समय हम 10% सोडियम क्लोराइड, यानी कि 10% का जो साधारण नमक होता है, उससे हम 10% के कंसंट्रेशन से रीजनरेशन करा देते हैं। 92 की बात करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर अ कैटालिस्ट एट व्हाट टेम्परेचर। तो उस समय उसका टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री होता है। 93 की बात करते हैं, इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इज ऑलवेज मोर देन द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। 94 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि CO इज डिजोल्व इन वाटर एट अ 25 डिग्री एंड 0.0108 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हेनरी ला कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम इज 5.8 × 10⁴ एटम। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO गैस इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.72 × 10⁻⁷। 95 की बात करते हैं, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज आल्सो नोन एज, तो ये है फिल्म कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारा 96, विच क्वालिटी सिग्निफाई द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एट सरफेस टू द रेफरेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी सिग्निफाई ये करती है, तो वो है नसल्ट नंबर। 97 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन। तो ये सभी हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी। 98 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन। तो सेमी फ्लूइडाइड बेड रिएक्टर। 99 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन प्लांट। तो ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है रिएक्शन ऑफ स्टीम विद द कार्बोनोकुलस मटेरियल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए जो है आपको जो है स्टीम, जैसे हम अमोनिया प्लांट में जो है एक तरह से स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं मेथेन के साथ, तो वैसे ही आप CO2 मिलती है। तो यही कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ स्टीम विद द कार्बन कोकस मटेरियल, ठीक है। 101 की बात करता है, तो ये है क्लाउड कन्वर्टर वर्क ओवर, यानी कि क्लाउड कन्वर्टर जो है वर्क करता है किस पे, हाई प्रेशर पे, ठीक है। 102 की बात करते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस राउल्स लॉ स्टेट दैट। तो ये है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। 102। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर द सेम हीट ट्रांसफर Q एंड सेम ओवरऑल हीट ट्रांसफर U कोफिशिएंट U नॉट और सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल फ्लो ऑपरेशन इज ऑलवेज। तो इसका है मोर देन LMTD फॉर काउंटर फ्लो। नेक्स्ट है हमारा फोर्स कन्वेक्शन इज द लिक्विड बाथ इज कॉज्ड बाय। तो ये है दोस्तों इंटेंस स्टीयरिंग बाय द इंटरनल एजेंसी, यानी कि 104 का ऑप्शन नंबर ए। 105 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि रेडिएशन शील्ड शुड हैव। तो ये हाई ट्रांसमिसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। 106 की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि विच नंबर फॉर्म ऑफ
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल, तो ये है प्रेंडल नंबर। 107 की बात करते हैं, बर्डन ट्यूब इज यूज मेजरमेंट ऑफ द गेज प्रेशर ओनली, तो ए एंड बी यानी कि गैस का भी और लिक्विड का भी, दोनों का जो है बर्डन ट्यूब क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है। 108 की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ कॉर्ट्रेज स्टाइल रेस्पिरेटर इज टू, तो ये है रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट इन द एयर यू ब्रीथ। 108 का ये सही है। 109 की बात करते हैं, तो इसमें परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या कौन सा सही है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो है एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है, रिफ्लेक्टिविटी 0 होती है, ट्रांसमिटिविटी 0 होती है, ठीक है। 110 की बात करते हैं, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन इन अ सिस्टम हैविंग वेरी लो डेंसिटी डिफरेंट, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा 111, हाउ इज साइज ऑफ इक्विपमेंट डिटरमाइन बाय, तो ये है दोस्तों रेट ऑफ मास ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर, ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। 112 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है क्रिस्टल साइज इन कंटिन्यूअस क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन द, तो ये ऑल ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही है। द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सिस्टम इज एनालॉजियस टू, तो ये क्या है इसका सही आंसर, द हीट फ्लो इन द हीट ट्रांसफर सिस्टम, इसका 113 का 20 सही है। 114 की बात करें, तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनालिसिस ऑफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज, तो ये यूनिट कंडक्टेंस है। एन इंफ्रा एलईडी इज यूजली फैब्रिकेटेड फॉर्म, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, GA गैलियम और AS यानी आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 116, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर फॉर द गिवन रेजिस्टेंस हैविंग द कलर कोड ब्राउन, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड, ए, तो इसके लिए 180 हो प्लस माइनस जो है 5% ओम एक तरह से। 117 की बात करें, तो इसमें कह रहा है कि प्रिंडल नंबर इज द फ्लोइंग फ्लूइड ग्रेटर देन यूनिट इंडिकेट हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज, तो इसमें जो है क्या है दोस्तों, थिकनेस जो है ग्रेटर देन थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ग्रेटर देन थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, यानी कि बाउंड्री लेयर के थिकनेस से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। 118 की बात करें, तो इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द सेचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एनी सिस्टम, तो ये क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। 119 की बात करते हैं, तो विच इज़ द सिंपल एंड ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो ये है स्प्रे कॉलम है। 120 की बात करें, तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्लेट कॉलम, तो इसका यूज क्या है, रिड्यूस एक्सियल मिक्सिंग एंड प्रमोट और स्टेज वाइज टाइप ऑफ कंटेंट। दोस्तों आपने जो है 120 क्वेश्चन देख लिया, अब ये ख़त्म हो गया। आपको बता दें, अगर जितना मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, अगर उसमें से आप जो है 50 नंबर से ऊपर ला सकते हो, तो जो है आप इसमें पास हो, क्योंकि 2019 का जो है एक तरह से जो कट ऑफ गया था, तो 50 नंबर से अगर आप ज़्यादा ला रहे हो, क्योंकि उस समय का ये बहुत टफ क्वेश्चन था और कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था, और दो लोगों ने बताया था कि जो 50 क्रॉस कर गए थे, तो मिनिमम जो है 50 तक इसका था, जो है एक तरह से ओबीसी का शायद 50 से ऊपर था, और 60 के आसपास जो है जनरल की हो गई थी कट ऑफ। तो उस समय ये बहुत ही टफ पेपर आया था। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा इजी मिले। और दोस्तों क्वेश्चन बताने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए आप जो है पूरी तैयारी के साथ जाना। मैथ की भी इसमें आपने समझ गया कि मैथ में भी कैसे कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी समझ गए, जीके में भी समझ गए, और टेक्निकल में भी समझ गए। देख लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो एकदम समझ लो कि कुछ तो हवा एक तरह से नहीं लग रही है कि ये किस सब्जेक्ट से भी पूछा गया है। तो आप होपलेस मत होइए, इनमें से बहुत मिनिमम आपको जो है स्कोर करना है। तो अगर इसमें से 50 भी कर पा रहे हो तो आप जो है पास हो जाओगे। भले ही ये टफ है, लेकिन उसी के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ भी जाती है। तो आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो है इसका जो है आंसर के मैं जो है अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूँगा, तो उससे आप जो है
फिर से रीचेक कर लेना जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।